ओके दोस्तों, तो हम लोग क्या कर रहे थे, ये हम लोग पढ़ रहे थे 1857 जो रिवॉल्ट हुआ, वो रिवॉल्ट तो हो गया, बट उसके बाद फिर कुछ प्रशासनिक और सैन्य सुधार किए थे। उन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले थे। लेक्चर बड़ा हो रहा था तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी करने हैं, है ना। तो जैसे ही आपका रिवॉल्ट को दबा दिया गया, उसके बाद जो क्राउन है, मतलब ब्रिटिश महारानी के हाथों में आपका राजकाज आ गया। उन्होंने बोला भाई कंपनी के हाथ से अब छीना जाए, इनसे संभल नहीं पा रहा है, हम इस पे रूल करेंगे, ठीक है। तो कुछ प्रत्यक्ष परिणाम निकले, है ना। वो था भारत सरकार अधिनियम 1858 के रूप में। तो पहला था कंपनी शासन का अंत हुआ। अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया, है ना। दूसरा था स्थानांतरित या हस्तांतरित होना चाहिए, हस्तांतर, चलिए समझ जाइएगा। नई प्रशासन संरचना, शक्ति का प्रयोग भारत के लिए एक राज्य सचिव द्वारा 15 सदस्यों की परिषद की सहायता से किया जाने लग गया। मतलब जो पावर एक्सरसाइज करना है उसके लिए उन्होंने क्या करा, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, है ना, और उसको जैसे मान के चलो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और उसको 15 सदस्य जो थे सपोर्ट कर, मतलब वो सहयोग कर रहे थे। तो एक परिषद बनाया गया जो कि पूरा जो भारत की सत्ता है उसको कंट्रोल करने लगेगा, ठीक है। तो ये दूसरा सुधार था। तीसरा था इंडिया हाउस नामक एक नया मंत्रालय बनाया गया, जिसका प्रमुख भारत के लिए राज्य सचिव था, जो एक कैबिनेट मंत्री था। जो आपने देखा ना, राज्य सचिव बनाया गया था, वो इंडिया हाउस करके एक नया मंत्रालय बनाया गया। कहाँ पे? ब्रिटेन में, ठीक है। वो उसका हेड होता था और उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था, ठीक है। तो अल्टीमेटली मान के चलो कि भारत का देखरेख करने के लिए एक मंत्री ही बना दिया गया। सिविल सेवाओं में सुधार हुआ। राज्य सचिव के अधीन भारतीय सिविल सेवाओं के लिए प्रावधान बनाया गया। प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के आधार पर नियुक्तियां होने लग गई, है ना। इसके बाद आप देखोगे एक प्रॉपर एग्ज़ाम होने लग गया। एग्ज़ाम के बाद फिर जो सिविल सर्वेंट हैं उनका सिलेक्शन शुरू हुआ, ठीक है। तो 2 मिनट, ये यहाँ पे मैं एक बार जस्ट इंग्लिश वाला रिवाइज कर देता हूँ। पावर वाज टू बी एक्सरसाइज बाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द इंडिया, एडेड बाई काउंसिल ऑफ 15 मेंबर, है ना। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, SOS बोलना चाहिए, मैंने क्या लिख दिया, CSS लिख दिया था क्या, SOS था। SOS प्लस 15 मेंबर, ये लोग पावर एक्सरसाइज करेंगे। ये तो क्राउन वाला समझ ही गए। क्रिएशन ऑफ इंडिया हाउस, वहाँ पे एक इंडिया हाउस बनाया, इट्स काइंड ऑफ मतलब मिनिस्ट्री है, और जो भारत को हेड कर रहा है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा एज अ कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। सिविल सर्विस को ओपन किया गया बोल रहे हैं। उसके बाद आता है रानी विक्टोरिया ने कुछ घोषणाएं की। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, पहला तो क्या किया, विलय का अस्वीकरण। भारतीय राज्यों को विलय करने के किसी भी इरादे का अस्वीकरण, मतलब उसने बोला कि भाई अब हम किसी भी ये भारतीय राज्य है उसको अपने में विलय नहीं करेंगे, ठीक है। आक्रामक विस्तार नीति को पलटते हुए, मतलब जो डलहौजी ने जो नीति लाई थी ना, उसको क्राउन ने टोटल पलट दिया। बोला कि अब हम किसी भी विस्तार वाली नीति को या फिर विलय वाली नीति को बढ़ावा नहीं देंगे। क्राउन का प्रशासन, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अधीन रखना, कंपनी शासन को समाप्त करना, ये दूसरा था। तीसरा था धार्मिक सहिष्णुता, जाति या पंथ की परवाह किए बिना सभी प्रजाओं के लिए धार्मिक सहिष्णुता और समान व्यवहार का वादा करना। नेक्स्ट है परंपराओं का सम्मान, देसी राजकुमारों के अधिकारों, गरिमा, सम्मान का सम्मान करना और संधियों का पालन करना। तो जो चीज़ें आपके विद्रोह का कारण थी, उन सब का मतलब उन सब के लिए इन्होंने एक फरमान जारी किया कि अब हम वो सब चीज़ नहीं करेंगे, जिसके चलते हमारे यहाँ की जनता विद्रोह के लिए खड़ी हुई थी। जैसे विलय की नीति है, ठीक है, जो धार्मिक असहिष्णुता थी सैन्य में, परंपराओं को जो नहीं मान रहे थे, उन सबको। विद्रोह के अप्रत्यक्ष भी कुछ परिणाम निकले, जैसा विद्रोह ने शासक और शासित के बीच अंतर को और बढ़ा दिया, जिससे गहरा अविश्वास पैदा हुआ। इन्होंने समझ गए शासक लोग कि भाई ये तो विद्रोह खड़ा कर देते हैं, तो दूरियां बढ़ गई, है ना, शासक और शासित के बीच। फूट डालो और राज करो, ब्रिटिश ने फूट डालो और राज करो की जानबूझकर नीति अपनाई। भारतीय समाज के कुछ वर्गों को दूसरों की कीमत पर खुश करना।
हम आगे पढ़ेंगे तो आप देखोगे कैसे मुस्लिम लीग का वो होता है, स्थापना होती है, ठीक है। और कैसे हिंदू और मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम ब्रिटेन लोग करना शुरू करते हैं ताकि जो एकता है वो टूट सके और फिर विद्रोह के लिए खड़े ना हो सकें, ठीक है। एक के खिलाफ, जैसे एक को सरकारी नौकरी में ज़्यादा बढ़ावा दिया, आप बाद में देखेंगे सर सैयद अहमद वाला, है ना। तो उनका कहना था कि भाई ब्रिटिश हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमें शिक्षा पे जोर देना चाहिए और क्या बोलते हैं, अंग्रेज़ों का साथ हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ये ऐसे ओपिनियन थे उनके। सांप्रदायिक विभाजन, ब्रिटिश द्वारा लगाया गया सांप्रदायिक असद्भाव का बीज एक जहरीले पेड़ की तरह अंकुरित हुआ जिसने अंततः 90 साल बाद भारत के विभाजन में योगदान दिया। अल्टीमेटली जो था ना, अंग्रेज़ों का फूट डालो, वो बाद में भारत के विभाजन से ख़त्म होता है। आर्थिक शोषण, भारत में ब्रिटिश द्वारा आर्थिक शोषण का एक नया युग शुरू हुआ, अधिक परिष्कृत तरीकों के साथ, ठीक है। तो शोषण जो है वो कंटिन्यू रहा, बस तरीके बदल गए। सेना में कुछ रणनीतिक परिवर्तन हुए इस रिवॉल्ट के बाद। तो क्या किया इन्होंने, सेना में यूरोपीय और भारतीयों का अनुपात बढ़ाकर बंगाल में 1:2 और मद्रास और बॉम्बे में 2:5 कर दिया गया। मतलब ये जो पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके भारतीय थे ना, तो उनका रेशियो कम कर दिया गया। जैसे आप देखोगे बंगाल में और ये जो यूपी बिहार के साइड में आपका यूरोपीय अगर एक है तो उसके बनिस्बत 2 होंगे आपके इंडियन, है ना। ये रेशियो रखा गया। तो मान लो 300 की सेना है तो 100 यूरोपीय होंगे और 200 इंडियन होंगे ताकि कंट्रोल हो सके। अगर यही रेशियो पहले 100 है और इंडियन 500 है तो रिवोल्ट भड़कने के चांस ज़्यादा है ना। लेकिन मद्रास और बॉम्बे जहाँ पे ज़्यादा नहीं दिखा तो वहाँ पे रेशियो को क्या करा गया, 2:5, 2 इंडियन है तो 5 आपके ब्रिटिश होंगे, ठीक है। तो रेशियो को उसके हिसाब से संधारित किया गया कि अगर विद्रोह की घटना होती है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। दूसरा था, भारतीयों को अधिकारी वर्ग से सख्ती से बाहर रखा गया, ठीक है। अब सबके सब जो बड़े पद पे रहते, मान लो, है ना, तो बड़े पद पे रहते, ज़्यादा पावर रहता, ज़्यादा जानकारी रहती, तो जानबूझ के उनको छोटे पदों पर सीमित किया गया। सभी संवेदनशील पद केवल यूरोपियों के लिए आरक्षित किए गए। वही चीज़ है ना, जो सेंसिटिव पोस्ट थे, बड़े पोस्ट थे, वो सिर्फ यूरोपीय लोगों के लिए रखा गया ताकि जानकारी का भी ऐसा प्रसार ना हो। यूरोपीय सैनिकों को रणनीतिक रूप से प्रमुख भौगोलिक और सैन्य स्थानों पर तैनात किए गए। जो सेंसिटिव एरिया थे, जो ज़्यादा क्रिटिकल थे, वहाँ पे यूरोपीय लोगों को रखा गया ज़्यादा। सामाजिक विभाजनों का फ़ायदा उठाने के लिए जाति आधारित बटालियन बनाई गई, ठीक है। अब बटालियन को बांट दिया गया कि भाई ये जाति है। उनका कहना था कि यार आप लोग को ही तो प्रॉब्लम था ना कि सभी जातियों को मिला रहे थे, जैसे वो मंगल पांडे पिक्चर आपने देखी होगी। तो इन्होंने क्या करा, जाति आधारित बटालियन बना दिया। तो इससे क्या हो गया, बंटवारा हो गया सब में। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और राष्ट्रवादी प्रकाशनों को सैनिकों तक पहुंचने से रोका गया, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख चेंजेस लाए इन लोगों ने। अब चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग जो आए हुए हैं, 2012 में आए हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, मौलवी मोहम्मदुल्ला शाह के बारे में आया है, बख्त खां के बारे में आया है, अजीमुल्ला खां के बारे में आया है, तात्या टोपे के बारे में आया है, विफलता के कारण, और ये जो 2022 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप मॉडर्न इंडिया का देखेंगे तो, ठीक है। तो मैंने ऊपर भी बताया था आपको कि ये लोग क्या है ना, झांसी की रानी के बारे में नहीं बताते, क्योंकि आपको मैं बोलूँ ना लिखिए करके तो आप आधी नींद में भी लिख दोगे, ठीक है। और कौन फेमस है, जो फेमस है उनके बारे में नहीं पूछते लोग, थोड़े बहुत जो लेस फेमस है ना उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह का योगदान, तो ये कौन थे, अवध में उन्होंने लीडरशिप दिखाई थी और 1857 की क्रांति में भाग लिया था। फतेहपुर से संघर्ष किया। इन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ फतेहपुर में लड़ाई लड़ी और अपनी सैन्य रणनीति के लिए जाने जाते हैं। क्रांतिकारियों के नेता थे ये। तो यह ब्रिटिश विरोधी भावना को बढ़ावा देने वाले एक प्रमुख नेता थे। उन्हें दीपक वाला मौलवी कहा जाता था और ये गुरिल्ला वॉरफेयर में भी काफ़ी वो थे, प्रवीण थे, है ना। तो 4 पॉइंट लिख दीजिएगा, 2 नंबर के लिए काफ़ी है। बेसिकली आपको देखना ये है कि वो लीडर किस एरिया से था। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे अवध से, ठीक है। नेक्स्ट है बख्त खां। बख्त खां कहाँ से किए, आपने देखा, मैं ऊपर ने समझाया था कि बख्त खां थे वो उन्होंने दिल्ली से लीड किया था। भले ही आपके बहादुर शाह जफ़र राजा थे, सम्राट घोषित किए गए थे, बट सैन्य नेतृत्व तो इनके हाथ में ही था। तो दिल्ली में सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली में विद्रोहियों के सैन्य कमांडर के रूप में किया। बहादुर शाह जफ़र का सलाहकार था।
यह मुगल सम्राट बहादुर शाह जफ़र के प्रमुख सलाहकार बन गए, जिन्होंने उन्हें साहिब ए आलम बहादुर मतलब लॉर्ड गवर्नर की उपाधि दी। बरेली में भी विद्रोह का इन्होंने वो किया। इन्होंने बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किया और दिल्ली की ओर मार्च करके विद्रोहियों का एक बड़ा दल इकट्ठा किया और क्रांति का संगठन। इन्होंने दिल्ली में ब्रिटिश सेना के खिलाफ क्रांति को संगठित किया। ठीक है, तो अल्टीमेटली दिल्ली में इन्होंने संगठित किया था। बरेली से जो सैन्य वो आई थी ना विद्रोह, उसको लेके दिल्ली तक पहुंचे थे। ठीक है, और बहादुर शाह के सलाहकार थे। तीसरे नेता हैं अजीमुल्ला खां। ठीक है, तो ये कौन थे? पेशवा नाना साहब के सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार और दूत थे। विद्रोह की योजना 1857 की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाना साहब की ओर से यूरोप में अंग्रेजों के खिलाफ समर्थन जुटाने का प्रयास किया, मतलब बाहर विदेशी समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की। और कहाँ पे? कानपुर में, है ना। इन्होंने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व करने में मदद की और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। क्रांति का चेहरा, ये प्रमुख चेहरा थे क्रांति का, बस इतना लिख दीजिए। ठीक है, तो कुछ कुछ जानकारी है वही लिखी है। तात्या टोपे के बारे में आया था, तो आपने देखा ना, ये अंत तक लड़े और 1859 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो तात्या टोपे किसके लिए फेमस थे? गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए, है ना। मतलब जो छुप के अंग्रेज़ों को या फिर अलग अलग जो युद्ध भूमि थी, है ना, वहाँ पे लड़ते थे। गुरिल्ला वॉरफेयर, छुप के उन पे आक्रमण करना। मान सिंह का विश्वासघात, तो इनका एक मित्र था मान सिंह, उसने अप्रैल में धोखा दिया था। गिरफ्तारी और मुकदमा। मान सिंह के विश्वासघात के कारण तात्या टोपे को मध्य प्रदेश की गुना जिले के सिपरी वन में अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया। और फांसी कब हुई? 18 अप्रैल। उसमें कहाँ हुई? सिपरी में। तो सिपरी कहाँ पे है? ये आपके गुना जिले में, एमपी में, है ना, ग्वालियर के आसपास। तो आप याद रखेंगे। उसके बाद आता है आपका क्रांति की विफलता के कारण। तो हमने ऊपर में पढ़ा ही, सीमित विस्तार, सारी जगह नहीं फैल पाया। कहाँ कहाँ नहीं फैला? पंजाब में नहीं फैला, साउथ इंडिया में नहीं फैला, गुजरात महाराष्ट्र में, पूर्वी बंगाल में नहीं फैला। योग्य नेतृत्व, तो बहादुर शाह जफ़र क्या थे? बहुत वृद्ध थे, कोई एक लीडर भी तो होना चाहिए, तो उसकी कमी थी। नियमित सैनिकों की कमी थी। ठीक है, जो सैनिक थे ब्रिटिश सेना की नियमित प्रशिक्षित सैनिक, आधुनिक हथियार और पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे। मतलब जैसे ब्रिटिश थे, उनकी जो सैनिक थी काफ़ी ट्रेंड थी, बट हमारे जो सैनिक थे सारे ट्रेंड तो नहीं थे ना। वो जो सैन्य म्यूटनी किए वो तो थे, लेकिन जो राजाओं के साथ लड़ रहे थे वो सैनिक कहाँ उतने मजबूत थे, और ना ही उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय शासकों का समर्थन कब हुआ? जो हमने देखा, सिंधिया, होलकर, निज़ाम, इन लोगों ने नहीं समर्थन दिया। अंग्रेज़ों की सैन्य श्रेष्ठता, जो उनके लीडर थे ह्यूज, रोज, है ना, कैम्पबेल, वो लोग काफ़ी श्रेष्ठ थे। कोई उद्देश्य नहीं था, है ना, कि भाई हम लोग जीत जाएंगे तो करेंगे क्या, उसका भी कोई क्लियर नहीं था। अब आते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप पढ़िएगा कि आर.सी. मजूमदार और एस.एन. सेन के क्या दृष्टिकोण है। इतिहासकार हैं। तो मजूमदार क्या बोलते हैं? ना तो ये पहला, ना ही राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, तो उन्होंने सब मानने से मना कर दिया। सिपाही विद्रोह था, उनका कहना था कि मुख्य रूप से सिपाही विद्रोह था, जो बाद में कुछ क्षेत्रों में नागरिक विद्रोह में बदल गया। अलग अलग उद्देश्य, उन्होंने तर्क दिया कि विद्रोहियों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। विभिन्न नेता और समूह अपने अपने स्वार्थ, जैसे अपनी रियासतों को बचाने के लिए लड़ रहे थे। व्यापक समर्थन का अभाव, उनके अनुसार समाज के एक बड़े वर्ग, विशेषकर शिक्षित वर्ग ने क्रांति में भाग नहीं लिया, जिससे राष्ट्रीय स्वरूप खंडित हुआ। तो इन्होंने जो बोला ना, ना तो राष्ट्रीय था, ना स्वतंत्रता संग्राम था, वो सबका एक्सप्लेनेशन दिया कि स्वतंत्रता संग्राम क्यों नहीं था, क्योंकि सबका अलग अलग गोल था, सब अपने अपने लालच के लिए लड़ रहे थे। राष्ट्रीय क्यों नहीं था? क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग था वो शामिल ही नहीं था। ठीक है, और पहला क्यों नहीं था? क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे विद्रोह हुए थे, सैन्य विद्रोह, है ना, तो ये भी एक सैन्य विद्रोह ही था, इसीलिए इसको पहला बोलना गलत है। उसके बाद एस.एन. सेन का क्या कहना था? इनका कहना था कि सिपाही विद्रोह से शुरुआत हुई। डॉक्टर सेन, जिन्हें भारत सरकार द्वारा आधिकारिक इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, ने स्वीकार किया कि विद्रोह की शुरुआत एक सिपाही विद्रोह के रूप में हुई। राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। हालांकि उनका मानना था कि विद्रोह जल्द ही ऐसे आंदोलन में बदल गया जिसका उद्देश्य विदेशी शासन को समाप्त करना था। बढ़ती भागीदारी, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यद्यपि यह पूर्णतः राष्ट्रीय युद्ध नहीं था, इसमें व्यापक जन भागीदारी थी, जिसने इसे एक राष्ट्रीय कैरेक्टर दिया। संक्रमणकालीन स्वरूप, उनके विचार में यह क्रांति अपनी प्रकृति में संक्रमणकालीन थी, जो
पुरानी सामंती निष्ठाओं में से एक राष्ट्रवादी भावना की ओर बढ़ रही थी। ठीक है, तो यही था कि 2 दृष्टिकोण बताए, उसके अलावा हमने 3-4 दृष्टिकोण और पढ़े हैं। तो कौन बोलते हैं कि ये आपका राष्ट्रीय आंदोलन था? वो बोलते हैं वी डी सावरकर, है ना। भारतीय आज़ादी का पहला संग्राम बोलते हैं वी डी सावरकर। ठीक है, तो अलग अलग दृष्टिकोण है, आपको जस्टिफाई करना है। ठीक है, वैसे भी आजकल आप जानते हो कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, हमेशा ग्रे होता है ना। तो बटे हुए विचार थे। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा मैंने क्या करा था, अच्छा सॉरी 2 सेकेंड, मैंने ये 2 क्वेश्चन और ऐड किए थे, उसको आप पढ़ेंगे। तो 2 क्वेश्चन कौन से थे? रेलवे वाले। रेलवे का विकास कहाँ गया अपना, 2 मिनट, हाँ जी सॉरी, ये जो हम लोग पिछले चैप्टर पढ़े थे ना, उसमें 2 क्वेश्चन आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा रेल मार्ग का विकास के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो हमने पढ़ ही लिया था चैप्टर में, बस क्वेश्चन छूट गया था मेरे से, तो यहाँ ऐड कर दिया। पहला तो ये था कि कच्चे माल का परिवहन, दूसरा था ब्रिटिश वस्तुओं का वितरण, तीसरा था सैन्य नियंत्रण, चौथा था आर्थिक शोषण। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। कच्चे माल का परिवहन कैसे? जो इंटीरियर एरिया थे जहाँ से इनको कॉटन या फिर इंडिगो इन सब की परिवहन करना होता था, उसके लिए रेलवे का डेवलप किया। ब्रिटिश वस्तुओं का वितरण, जो बंदरगाह के माध्यम से सामान आ रहा था ब्रिटेन से, उसको इंटीरियर मार्केट में ही पहुंचाना है, तो वो काम कर रहा था। सैन्य नियंत्रण, पूरे भारत में कंट्रोल करना है तो त्वरित आपका ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उसमें रेलवे का काम आया। और आर्थिक शोषण को अल्टीमेटली बढ़ावा मिला। अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो आर्थिक शोषण को मजबूती मिली। अंग्रेजी काल में आवागमन और संचार के साधनों का उद्देश्य क्या था? तो सेम चीज़ वही है, रिपीट हुआ है, शब्द को बदल दिए थे क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न थे जो रेलवे से संबंधित था, तो आप करेंगे इसको और बाकी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू।